एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जिनमें रिलेट होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और शेप्स कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारे एल की वैल्यूज से हमारे शेप डिटरमाइन होते हैं। और वो शेप जो हमने पढ़ी दैट इज़ स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, वो शेप एग्जैक्टली आई कैसे, एक्सपेरिमेंट से हमें कैसे पता चला कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, वो हमें कैसे पता चले, अब हमें वो देखना है। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये डिफरेंस क्या है उसको समझना ज़रूरी है बिकॉज बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट लाई ऑन टू डिफरेंट मैकेनिक्स। जैसे कि ऑर्बिट जो थी वो बोहर की थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी हमें ये बताने के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में, शेल्स में या लेवल्स में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ ऑर्बिट का अपने आप में क्या था, एक सिग्निफिकेंस था, ऑर्बिट को पढ़ना ज़रूरी था। उसी तरीके से ऑर्बिटल जो थे हमारे पास, ये केम इन टू पिक्चर व्हेन वी कंसिडर वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स केम इन टू आइडिया, जब हमें पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कि जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर है और उसकी एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बताई जा सकती, उसका 3 डायमेंशन मोशन है। तो तब हमारे पास ऑर्बिटल क्या हैं, और ऑर्बिटल्स हमने निकाले भी ना कि ऑर्बिटल्स निकालने के तरीके क्या होते हैं। हम एन वैल्यू निकालते हैं, एन वैल्यू निकालते हैं, फिर 2l+1 करके हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं किसी भी सब शेल में। तो किसी पर्टिकुलर शेल में कितने सब शेल हैं, उन सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, वो हम निकालते हैं 2l+1 वाया यूजिंग क्वांटम नंबर्स। तो अब हमें पढ़ना है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो देखिए डिफरेंस पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्टली तो क्या है कि जो ऑर्बिट्स जिनकी हम बात कर रहे थे इन बोहर की थ्योरी के अंदर, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो एनर्जी के लेवल्स हैं उनको हमने क्या बोला, अलग अलग ऑर्बिट्स बोला। पर इन एक्चुअली वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सिर्फ एक थ्योरी समझने के लिए अच्छा है कि इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन, जैसे हम लाइमन बाल्मर में पढ़ते थे, तो उन लेवल्स को एज अ ऑर्बिट समझना वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनका एक फिजिकल मीनिंग होता है और वो रियल में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एस में एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये रियली में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो प्रेजेंस है वो हमें क्या मिली, एक्सपेरिमेंट से सिग्निफाई हुई है, पता चला है हमें। आगे देखिए, ये ऑर्बिट जो होते हैं ये क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं। अभी हमने क्या देखा था बोहर की थ्योरी में कि हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनकी सेंटर तो न्यूक्लियस है बट उनकी रेडियस बढ़ती जा रही है, ऐसे हमने सर्कल्स कंसिडर किए थे। वो ऑर्बिट थे जिनके अराउंड क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और तो हम उसकी फिक्स पोजीशन नहीं बता सकते, हम सिर्फ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी क्या है 3 डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो जैसे हम ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ बता देते थे इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, वहीं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल के केस में हम कोई फिक्स पाथ नहीं बता सकते हैं, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं और फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन 3D। आगे देखिए, ये जो हमारे पास ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट में मोशन से हमें ना तो ड्यूअल नेचर के बारे में पता चल पाया और ये ना ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये वेरीफाई कर पाया। आपने देखा होगा ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप ऐसे मान के चलिए कि ये बोहर की थ्योरी है। तो बोहर की थ्योरी में जो जो चीज़ें थी वो ऑर्बिट से रिलेटेड ही थी कि ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ना ही उन्होंने ड्यूअलिटी के बारे में कुछ बताया, ना ही वो तो क्या मानते थे कि पोजीशन को बता पाना सर्टेन है, दैट मीन्स वो अनसर्टेनिटी को नहीं मानते थे। जबकि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्या मानती है, ड्यूअल नेचर को भी मानती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। आगे देखिए कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं लाइक अ डिस्क। हमने बात की ना कि ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है तो इससे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होते हैं और वो हर एक क्या है, सर्कुलर है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है कि इनमें ऑर्बिट्स में। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ क्या मिलती है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिलती है, 3 डायमेंशनल एक रीजन होता है, इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आगे देखिए,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। अब किसी एक ऑर्बिट में आपने क्या देखा होगा, हम क्या पढ़ रहे थे जब बोहर की थ्योरी पढ़ रहे थे कि पहले और जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। यही कॉन्सेप्ट तो हम जब जूनियर क्लासेस में थे तो पढ़ते आ रहे थे। आप रख के देख लीजिए, यहाँ n की वैल्यू 1 रखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा आपके पास। जैसे ही 2 रखिए 8 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था वो 2n² पे बेस्ड था और वो ऑर्बिट्स के लिए था। जबकि हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो हमने क्या देखा था, अगर ये मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है px, py, pz, ये 3 p के ऑर्बिटल हैं, तो किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिट है, ये एक डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा एक अनदर ऑर्बिटल है, ये तीसरा डिब्बा एक अनदर ऑर्बिटल है, और ये तीनों मिला के एक क्या बना रहे हैं, p में बना रहे हैं, जो कि क्या है, सबशेल है, राइट। तो अब ये जो है, ये डिब्बे जो हैं, इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, 2 ही तो पॉसिबल हैं। ऑर्बिट के अंदर कितने पॉसिबल थे, 2n²। जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो इन ऑर्बिटल्स की शेप होती है वो sp_d सबशेल के अकॉर्डिंग होती है। अब जैसे s सबशेल में है तो ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, सर्कुलर। p में है तो या तो px होगी, या तो py होगी, या तो pz होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये जो ऑर्बिटल हैं इनकी शेप सर्कुलर ना होके डिपेंड करती है वो किस सबशेल से आ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो p हैं, d हैं, f हैं। और उसमें भी ये ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या होते हैं, ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या कि px है तो आपके x डायरेक्शन में क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स आएंगे, y है तो y डायरेक्शन में, या तो z डायरेक्शन में। मतलब 3 डायमेंशनल और क्या है, ओरिएंटेशन स्पेसिफिक है हमारे क्या, यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो कंसीडरेबल क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। जबकि ऑर्बिट्स क्या थे, एक सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। तो यहाँ से हमें पता चला कि एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या जो हम पढ़ते आ रहे हैं, किसमें, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। हैंस अब हम जो क्वांटम मैकेनिक्स से समझे कि ऑर्बिट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है प्रैक्टिकली, तो हम किसको स्टडी करते आ रहे हैं, अब ऑर्बिटल्स को। इसीलिए हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम नंबर पढ़े जो कि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने में हेल्प कर रहे थे, वहाँ हमने ऑर्बिटल की बात की, ऑर्बिट्स की बात नहीं की। या तो हमने शेल की बात की या तो ऑर्बिटल्स की बात, ऑर्बिट की बात कहीं नहीं की। या तो हम बात करेंगे पहले n वैल्यू मतलब शेल, l वैल्यू सब शेल, और देन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में ये डिब्बे, और फिर इनके अंदर स्पिन आ जाते हैं, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि हमारे पास जो हम ये बोल रहे हैं कि s जो है वो सर्कुलर होता है, p जो होता है वो एक डंबल जैसे शेप का होता है, जैसे डंबल आप जिम में जो डंबल उठाते हैं उस जैसा होता है। डी हमारा 2 डंबल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस टाइप से होता है। तो ये जो शेप है ऑर्बिटल्स की, हमें कैसे पता चला कि कब कौन से ओरिएंटेशन में कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, कि डी एक्स वाई की यही शेप होती है, पी एक्स की यही शेप होती है। हमें इन शेप्स के बारे में, इन ओरिएंटेशंस के बारे में कैसे पता चला। तो ये जो शेप हैं जो आप देख रहे हो, सर्कुलर है, किस तरीके से डंबल है, डबल डंबल है, ये जस्ट क्या बता रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए हम जब क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ना बता करके क्या किस बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक सर्कुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, वो एस सबशेल में है। अगर वो कुछ इस तरीके से है कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से दूर जाते 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 एक रीजन बना, फिर दूसरे जाते 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 जाते, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि जैसे आप कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप वहाँ स्किंटिलेशंस ऑब्जर्व करते थे, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करते थे। यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही देख रहे हो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो कुछ उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव चार्ज से या फिर कुछ अनदर एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और ये पाया गया कि कुछ पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, जैसे आप ये पर्टिकुलर शेप में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो उन शेप्स को कंसिडर किया गया
तो आपको वो शेप कुछ ना कुछ डंबल जैसी लगी। कि मान लीजिए अब पहले आपके पास कुछ ऐसा ऐसा ये आपके पास रीजन मिल रहा था आपको, और इधर भी कुछ इस टाइप से ही मिल रहा था। तो जब उन्होंने सारी रीजन को जोड़ा तो वो कुछ डंबल जैसे शेप का दिखने लगा। तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स एटम को क्या किया, स्टडी किया, और फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी गई कि किस तरीके से उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उन इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सर्कुलर चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, पी शो हो रहा है, डी शो हो रहा है, डी कौन कौन से डायरेक्शन में शो हो रहे हैं। तो ये सब कुछ फाइंड आउट किया गया जब उन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली। उस प्रोबेबिलिटी को जब उन्होंने न्यूक्लियस से, रेडियस से कंपेयर किया कि न्यूक्लियस के पास कैसी शेप है और दूर जाते 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 कैसी शेप आती जा रही हैं, तो उनको कुछ ग्राफ्स ऑब्टेन्ड हुए। उन ग्राफ की शेप से उन्होंने क्या किया, फाइनलाइज किया कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा एस का। अगर एस में है तो किस टाइप्स के पर्टिकुलर शेप में आपके पास हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा, या फिर किस एरिया में प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, सर्कुलर शेप है एस की, तो सबसे ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाए, क्योंकि आप एक कंसाइंड रीजन के अंदर बता रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। और जबकि डंबल में तो देखिए इधर रीजन में है और इधर रीजन में, बीच में इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमारी न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो कैसे डिफर करती जा रही है, वो हमने प्लॉट किया वाया डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए कि साई स्क्वायर हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है कि साई जो वेवलेंथ होती है, जो वेव फंक्शन होता है हमारे पास, उसका खुद का कोई प्रैक्टिकल या फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जब उसको न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर नैनोमीटर के डिस्टेंस से अगर आपने मेजर करना शुरू किया, तो आपने देखा जब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास था तो साई स्क्वायर मैक्सिमम थी। देखिए मैक्सिमम है ना, ये 0 1 2 3 अप टू सोन ये मैक्सिमम है। तो मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस बिल्कुल कम था, देखिए डिस्टेंस ये है, तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। फिर हुआ डिस्टेंस ये, फिर हुआ डिस्टेंस ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है प्रोबेबिलिटी भी कम होती जा रही है। तो इससे हम क्या समझे कि जब हमने एस ऑर्बिटल की बात की, 1s की, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लेके चल रहे हैं 1s की, तो जब बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है डिस्टेंस तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते गए प्रोबेबिलिटी घटती गई और बाद में जाके ज़ीरो हो गई। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए सेंटर में अगर आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, सर्कुलर वे में बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है। तो यहाँ पे आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। आगे फिर देखिए इसी तरीके से अगर आपने 2s का स्ट्रक्चर बनाया तो आपको क्या पता चला कि देखिए सबसे पहले जब न्यूक्लियस के बिल्कुल पास था तो प्रोबेबिलिटी घटती जा रही थी, घटती जा रही थी। पर 1s की जैसे ही 1s में तो क्या हुआ था कि बिल्कुल दूर जाने पे वो कहीं ना कहीं ज़ीरो पे जा रही थी वैल्यू। पर यहाँ क्या हुआ, जैसे ही वो ज़ीरो पे गई प्रोबेबिलिटी, उसके बाद वो एक ना सडन पॉइंट पे पीक भी गई, थोड़ा इंक्रीज भी आया। फिर उस इंक्रीज के बाद सडन फिर से डिक्रीमेंट आना शुरू हो गया। तो क्या डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग 1s और 2s, इन दोनों ऑर्बिटल्स में जो ये शेप है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो अलग अलग है। इससे हमें जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ उनमें देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम न्यूक्लियस से चले तो कुछ रीजन चलने के बाद एक ऐसा सर्कल आ गया, एक ऐसी हार्ड लाइन आ गई जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर क्या थी, ज़ीरो, कुछ उस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे। फिर उस डिस्टेंस से हम फर्दर चले तो एक मैक्सिमा आया, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा थे, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर से वो ज़ीरो आने लगी, ज़ीरो आने लगी और सॉलिड लाइन आ गई। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स साई स्क्वायर क्या आ जाती है, ज़ीरो। और जिस पॉइंट पे हमारे पास साई स्क्वायर ज़ीरो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और अगर यही नोड्स एज अ प्लेन हो, कोई भी प्लेन, हम बोलते हैं ना एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस, और नोड्स मतलब कोई एक पॉइंट, ठीक है, 1 डायमेंशन में। और तो आपके पास जब नोड्स 1D होगा तो आप उसको नोड्स बोलोगे सिंपल। और अगर कोई भी नोड्स 2D में होंगे तो आप उनको क्या बोलोगे, एंगुलर
नोड। ठीक है, आगे हम एंगुलर नोड भी फाइंड आउट करेंगे। पर देखिए आप 1s में अगर आप नोड निकालोगे तो आपको कोई नोड नहीं दिखा, कोई हार्ड सरफेस आपको नहीं दिखा। जबकि 2s में हार्ड सरफेस मतलब सीधा मैक्सिमम से सीधा जीरो ही हुआ, कोई एक बीच में ऐसा पॉइंट नहीं आया जिससे दोबारा से ग्राफ उठाओ। ऐसा कोई और पॉइंट बीच में नहीं आया जैसे कि इसमें आया है, फिर जिससे ग्राफ उठाओ। इसमें तो एक पॉइंट आया है पर यहाँ 1s में कोई भी पॉइंट नहीं आया है। तो 1s में कोई भी नोड नहीं है, 2s में एक नोड है। और जब मैंने साई 3s निकाला तो उसमें क्या आए, 2 नोड आए। इससे में हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो नोड्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, n-1। दैट मीन्स आप 2p ले लीजिए, 1s ले लीजिए, 2s ले लीजिए, 3s ले लीजिए। तो जो ये जो आगे n है, अगर इनमें से हम -1 कर देंगे तो उस पीसी में नोड आ जाएंगे, वो पोजिशंस आ जाएंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। आगे देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, कि मैक्सिमम होती है 1s के लिए न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी जब वो न्यूक्लियस के पास था, और फिर धीरे धीरे शार्पली डिक्रीज होती गई जैसे जैसे हम मूव होते गए फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये डॉट डायग्राम होता है जो कि हमें डेंसिटी बताता है किस तरीके से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम डॉट के हेल्प से शो करते हैं, और जहाँ पे वो डॉट नहीं विजिबल होती है वहाँ हम बोलते हैं नोड आ गया है। दैट मीन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी इज 0 देयर। अब ऐसे ही फॉर 2s देखिए, फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज। आपने देखा था 2s में क्या आया था, डिक्रीज होने के बाद एक पॉइंट आया था जिससे दोबारा इंक्रीज आया था। तो पहले तो डिक्रीज हो रही थी, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद 0 यानी एक नोड आने के बाद वो शार्प इंक्रीज आया, और उसके बाद वो फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो गया जैसे जैसे आर आपके पास इंक्रीज हुई। तो जिस पॉइंट पे आकर के आपका आर 0 हुआ उसी को आप क्या बोलते हो, नोड बोलते हो, वो बाउंड्री सरफेस बोलते हो जिस पे आकर के आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो यही बताया हुआ हमने कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है वो हमें काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपको ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से उस पोजीशन पे जाके से जहाँ डॉट डॉट है वहाँ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पे सॉलिड लाइन आ गई दैट मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ ये जो बाउंड्री सरफेस होता है ये हमें प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन बताने में बहुत हेल्प करता है, और इसी से हम बता पाते हैं कि नोड्स क्या है, एस की शेप क्या है, या और डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप क्या है। हैंस जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनको क्या माना गया, स्फेरिकल माना गया, क्योंकि आप खुद देखिए ये जो आउटर लाइन है ये तो हमने एटम को शो करने के लिए दिखाई गई है। तो आप वैसे ही इसका जो डायग्राम है उससे ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इसीलिए एस की जो शेप है वो क्या बता दी गई, स्फेरिकल बता दी गई। मतलब इन जनरल क्या किया गया है, बस कुछ नहीं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस चेक किया गया और उसको प्रोबेबिलिटी के वर्सेस प्लॉट किया गया। इलेक्ट्रॉन जिस डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वे डॉट सारी मिलके एक सर्कल बना रही हैं, यानी कि ये दिख सर्कल रहा है पर एस की शेप वैसे स्फेरिकल इन शेप होती है, क्योंकि स्फेयर 3 डायमेंशन में होता है, सर्कल 2D में होता है। तो एस जो ऑर्बिटल होते हैं उनको क्या मान देखा गया कि 3 डायमेंशन में एक सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रही है, आपके पास एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जबकि पी की देखी गई तो एक डम्बल शेप में एग्जिस्ट करती देखी गई। तो अब हम उन्हीं को देखेंगे शेप्स को। अब देखिए एक चीज़ ये भी नोटिस की गई ही कि जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है उसका साइज, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ती गई, दूर दूर जाती गई फ्रॉम न्यूक्लियस जैसे जैसे उनका एन वैल्यू बढ़ता गया। जैसे कि मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है तो अगर 1s ऑर्बिट है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास बहुत डेंस होगी, जबकि 2s में क्या होगी, थोड़ी थोड़ी दूर होगी, और 3s में क्या होंगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत दूर होंगी। यानी जो आपके पास स्फेयर बनेगा उसमें ये जो स्फेयर होगा वो काफ़ी लंबा बनेगा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी दूर होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस शेप के कॉन्सेप्ट से हमें ये भी पता चला कि क्वांटम नंबर 1 2 3 ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से हमारे ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो भी क्या होता है, बढ़ता है।
आपको पता होगा जैसे जैसे एनर्जी जो है वो लेवल्स के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, हमें पता है जब वो हाईएस्ट लेवल पे जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमें ये भी पता चला कि 1s से 2s से 3s जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी जो है इस ऑर्बिटल की वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब p ऑर्बिटल्स का देखिए। अब हमने देखा था कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं। ऐसा क्यों देखा गया कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फाइंड आउट किया गया तो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे प्रेजेंट थे। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन कुछ किसी डंबल शेप में अगर प्रेजेंट है और बीच का सरफेस ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि ऐसा प्लेन है, तो उस नोडल सरफेस को क्या हम बोलते हैं, एंगुलर नोड्स। और वो एंगुलर नोड्स यहाँ पे p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इन डंबल्स के बीच में से लाई करते हैं। तो आपके पास इस तरीके से ये px और py और pz ऑर्बिटल्स देखे गए कि x ओरिएंटेशन, y ओरिएंटेशन और z, x y z तीनों आपके पास डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास डंबल्स शेप इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लाई करती है, वो ऑब्जर्व किया गया। जैसा साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। अगर अब मैं बात करूँ, जब मैं इनके बॉक्स बनाती हूँ इन ऑर्बिटल्स के px, py, pz, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ml की वैल्यूज होती हैं, दैट इज -1, 0, 1, वो अनडिफाइंड होती हैं। वो px की भी हो सकती है, मान लो -1, 0 की भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो कोई डिफाइन नहीं है। तो ये क्या है, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है ना, इनकी बिल्कुल शेप भी एक जैसी है, आप देख पा रहे हैं। इनका साइज भी एक जैसा है, ये नहीं है कि pz का साइज बड़ा है, px का साइज बड़ा है, बस। और इनकी एनर्जी भी सेम है, एनर्जी सेम है तभी तो तीनों को एक साथ बनाया गया है। साइज सेम है, शेप सेम है, एनर्जी भी सेम है। तो ये डिफर किस चीज़ में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इनकी ओरिएंटेशंस में। एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई में है और एक जेड में है। हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी किसी भी शेल, सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एस एक सबशेल है, पी एक सबशेल है, डी एक सबशेल है, एफ एक सबशेल है, तो जो इन पर्टिकुलर जो इनके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे वो डिफर किस चीज़ के अंदर करेंगे, उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पे। तो एक की ओरिएंटेशन एक्स डायरेक्शन में, एक की वाई में और एक की जेड में। तो हैंस हम बोल सकते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों आपस में क्या है, ऑर्बिटल्स जो कि डिफर हैं विद ओरिएंटेशंस। आगे देखते हैं हम। ऐसे ही यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो साइज है हमारे ऑर्बिटल्स का वो ऐसे क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है 2p से 3p से 4p में, जैसे 1s से 2s से 3s था। आगे देखिए, जैसे p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि l की वैल्यू d के लिए 2 होती है और ml की वैल्यू जिससे ऑर्बिटल्स पता चलते हैं वो होती है -l से +l, -2 से +2 और बीच में 0 भी इंक्लूड करना है। -2, -1, 0, 1 और 2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए 5 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए 5 डिफरेंट न्यूक्लियस के कॉरस्पॉन्डिंग जब ओरिएंटेशंस देखी गई, प्रोबेबिलिटी देखी गई, तो पता लगा कि जो डी के हैं वो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। जहाँ पे आपको पता है जेड स्क्वेयर कैसे बनता है, इन ऑर्बिटल्स को ऐड करके। जेड स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर ऐड होके 2z स्क्वेयर, माइनस कॉमन लेके हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसीलिए ये जो हम बता रहे थे कि जो साइज होता है ऑर्बिटल्स का सेम होता है, जो जेड स्क्वेयर का ऑर्बिटल होता है उसकी कहीं ना कहीं ये जो लॉब्स होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। किस वजह से, क्योंकि 2z स्क्वेयर होता है और इसकी ऑर्बिटल्स बड़ी होने के बाद यहाँ जो होती है एक रिंग फॉर्म होती है, हमें दिखती है। जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे मूव करते दिखते हैं, वो किस वजह से, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो एक दो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से हमें ये ऑब्जर्व होती है। अब आप देखिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में इन बिटवीन दी एक्सिस हमारे पास लोब्स बनी हुई हैं, जबकि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में एक्स के अलोंग, एक्स के साथ साथ और वाई के साथ साथ लोब्स बनाए हैं। यहाँ पे हमने एक्स और वाई के साथ साथ नहीं बनाई, एक्स और वाई के बीच में लोब्स बनाई हैं। ऐसे ही वाई जेड के बीच में लोब्स बनाई हैं और एक्स वाई के बीच में लोब्स बनाए हैं। आगे देखिए सबकी एनर्जी इक्वल होती है और उनका साइज वही, जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा आपके पास साइज और एनर्जी भी क्या होती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी।
एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि n की वैल्यू कभी l के बराबर नहीं हो सकती। जैसे 2D हुआ, 3f हुआ, ये एग्जिस्ट नहीं करते। इसका रीज़न ये कि 2D में n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है, और n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक पॉसिबल है। यानी कि अगर 2D है तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो 2 है, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 1 पॉसिबल है, 2 तो हो ही नहीं सकती। और अगर ये है 2 तो ये रॉन्ग क्वांटम नंबर है, 2D एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही 3f में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, जो कि नहीं पॉसिबल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। चलिए अब और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। चलिए अब आ गया हमारा नोड्स का कॉन्सेप्ट कि नोड्स क्या होते हैं और निकाला कैसे जाता है। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि नोड्स आपके पास एक वो एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, नील आ जाती है। उस रीजन को, उस सरफेस को आप क्या बोलते हो, नोड्स बोलते हो। और ये नोड दो तरीके के होते हैं, दैट इज रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। अब देखिए, रेडियल वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, रेडियस। और रेडियस क्या, यहाँ पे हम किस बारे में, 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल रेडियस इज ऑफ स्फेयर। तो जब स्फेयर की, जब रेडियस के बारे में बात की जाए, उस रीजन की बात की जाए स्फेयर के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जैसे हमने एस में बात किया था जो कि स्फेरिकल इन शेप थे, तो उन रीजन्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं। और रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1, जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड n-l-1 से आप रेडियल नोड्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2s में क्या है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है। अगर हम रेडियल नोड निकालें तो 2 - 0 - 1 दैट इज 2, तो आपके पास रेडियल नोड कितने आ जाएंगे, 2। ऐसे एंगुलर नोड देखिए, एंगुलर जहाँ एंगल बनता हो, एंगल बनता हो जहाँ प्लेन आता हो, मैंने आपको बोलता था प्लेन से पहले प्लेनर सरफेस आता हो या कोनिकल सरफेस अगर आपके पास आ जाता है तो वहाँ आते हैं एंगुलर नोड्स। जैसे मैंने आपको px में बताया था, इसी तरीके से जब d ऑर्बिटल्स आते हैं वहाँ भी क्या होता है, एक प्लेन एग्जिस्ट करता है, कोई एक पर्टिकुलर रेडियस नहीं एग्जिस्ट करती है, एक प्लेन 2 डायमेंशनल सरफेस एग्जिस्ट करता है नोड्स का। तो जब भी p और d की बात आए, स्पेसिफिकली जब देखिए, जब dz² में कोन सरफेस अगर आपके पास बनता है तो इस कोन में जो होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ऐसे कोन या ऐसे प्लेन्स को आप क्या बोलते हो, एंगुलर नोड्स बोलते हो। और इन एंगुलर नोड्स को निकाला कैसे जाता है, सिर्फ l, जितना उस पर्टिकुलर सबशेल में l की वैल्यू होगी उतने ही उसमें एंगुलर नोड्स होंगे। रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1 और एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला ओनली l। अगर अब मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, कि किसी भी स्पीशी के अंदर, किसी भी अगर सिस्टम के अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने जाएँ तो कितने होंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हमें पता चला n-l-1, एंगुलर नोड l। जब हम इनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल निकालना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, n-l-1 प्लस क्या कर देंगे इसको, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ n-1। तो टोटल नोड्स आपके पास n-1 होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियल या एंगुलर मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, n-1 जो कि टोटल नोड होते हैं। अगर मैं आपसे 3s के अंदर रेडियल नोड पूछूं तो क्या होंगे, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो आपके पास रेडियल नोड क्या आ जाएंगे, n-l-1 दैट इज 3 - 0 - 1, 3 - 1 2। एंगुलर नोड l की वैल्यू होती है दैट इज 0। टोटल नोड मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा, या फिर क्या कर सकते हैं n-1, n मतलब 3 - 1 2। आगे देखिए, जैसे 2p में अगर पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, रेडियल नोड आपके पास कैसे निकलता है, n-l-1, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो आपके पास 0 आ गया। एंगुलर नोड होता है l की वैल्यू दैट इज 1, टोटल नोड n-1, n की वैल्यू 2, n 2 - 1 1, और अगर आप इन दोनों को जोड़ भी देते एंगुलर नोड और रेडियल नोड को तो भी आपके पास 1 आता।
तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम ऑर्डर में लगाते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, और उस चीज़ को हम जब समराइज करके हम यूज़ कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो पता हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब तब तक आप इस सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, पीछे वाले जितनी वीडियोस हैं सब वीडियोस को कंप्लीट देखिए, और वीडियो को यूं ही देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि चैनल सब तक पहुंच सके। एंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।